यहाँ पर हम देखते हैं परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषा हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अधिनियम की परिभाषा। तो अधिनियम की परिभाषा है, इसका अभिप्राय रेल अधिनियम 1989 का 24वां जो भाग है उसमें अधिनियम शब्द लिया गया है। तो रेल अधिनियम 1989 इसका 24वां सब भाग में यहाँ पर अधिनियम बताया गया। तो अधिनियम का अभिप्राय है रेल अधिनियम 1989 इसका 24वां। अब बात करते हैं पर्याप्त दूरी की। पर्याप्त दूरी क्या है? जो पर्याप्त दूरी रखी जाती है, तो पर्याप्त दूरी हम रखते हैं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखी गई दूरी है वो हमारी पर्याप्त दूरी कहलाती है। तो पर्याप्त दूरी का अभिप्राय क्या है? संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी है, और यह दो प्रकार की होती है। पर्याप्त दूरी दो प्रकार कौन कौन सी होती है? एक तो होता है ब्लॉक ओवरलैप और एक होता है सिग्नल ओवरलैप। अब इन दोनों में अंतर हम देखेंगे। ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है, सिग्नल ओवरलैप क्या होता है। ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है? ब्लॉक ओवरलैप का अभिप्राय अगले ब्लॉक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से, जैसे ये हमारा एक स्टेशन है ए, ये स्टेशन है वी, तो अगले स्टेशन है वी। तो ब्लॉक ओवरलैप का अभिप्राय है अगले ब्लॉक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल, अब बी का प्रथम रोक सिग्नल है ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, तो प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की न्यूनतम पर्याप्त दूरी है। तो ब्लॉक ओवरलैप क्या है? अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से आगे पर्याप्त दूरी 180 मीटर, ये हमारा कहलाता है ब्लॉक ओवरलैप। क्योंकि दूसरा ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? यहीं से स्टार्ट होता है दूसरा ब्लॉक, और पहला ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीज़ क्या होगी? ओवरलैप हो गई है। तो हम कह सकते हैं जिसे पिछले स्टेशन का को लाइन क्लियर देते समय खाली रखा जाता है। जब भी हम ए स्टेशन से लाइन क्लियर देते हैं किसी गाड़ी के लिए, तो बी स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर आगे तक लाइन को क्लियर रखा जाता है, या लाइन साफ होती है तभी हम लाइन क्लियर देते हैं। तो जो ब्लॉक ओवरलैप है, ब्लॉक ओवरलैप पिछले ब्लॉक सेक्शन का भाग होता है, यानी ये जो पिछले का ब्लॉक सेक्शन है इसका ये भाग होगा। तो हम कह सकते हैं ये पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक ओवरलैप पिछले ब्लॉक सेक्शन का भाग होता है, ब्लॉक सेक्शन का। अब बात करते हैं हम सिग्नल ओवरलैप की। तो सिग्नल ओवरलैप इसके पास में समझते हैं। सिग्नल ओवरलैप क्या है? सिग्नल ओवरलैप, तो सिग्नल ओवरलैप में क्या होता है? इसका अभिप्राय उस पर्याप्त दूरी से है जो दोहरी लाइन पर अगले रोक सिग्नल के आगे, जैसे मान लीजिए दोहरी लाइन है, एक सिग्नल यहाँ पर है, एक सिग्नल यहाँ पर है, तो दोहरी लाइन पर अगले रोक सिग्नल के आगे, और मान लीजिए इकहरी लाइन है, तो इकहरी लाइन पर उन्मुख कांटे या उस स्थान से जहाँ गाड़ी खड़ी होना अपेक्षित है। तो हम कह सकते हैं इकहरी लाइन पर या तो उन्मुख कांटे होंगे, इकहरी लाइन पर जहाँ भी उन्मुख कांटे सेट हैं, उन्मुख कांटे, या फिर जहाँ गाड़ी को रोकना अपेक्षित है, जहाँ पर गाड़ी को रोकना है 120 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर गाड़ी को रोकना है इससे आगे 120 मीटर तक, इससे कम नहीं होना चाहिए। और दोहरी लाइन है, तो दोहरी लाइन पर क्या है? दोहरी लाइन पर अगले रोक सिग्नल के आगे 120 मीटर, यानी ये वाली दूरी, ये दोहरी लाइन पर। तो हम कह सकते हैं जिससे कि रोक सिग्नल को ऑफ करने हेतु क्लियर रखा जाएगा। तो जब हमें पिछला वाला सिग्नल ऑफ करना है तो इससे आगे 120 मीटर पर्याप्त दूरी साफ होनी चाहिए, तभी हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सिग्नल ओवरलैप क्या है? सिग्नल ओवरलैप का अभिप्राय है उस पर्याप्त दूरी से है जो दोहरी लाइन पर अगले रोक सिग्नल के आगे, जो दोहरी लाइन पर अगले रोक सिग्नल के आगे 120 मीटर से कम नहीं है, जबकि एक गहरी लाइन पर उन्मुख कांटे या उस स्थान से जहाँ पर गाड़ी को खड़ा करना है उससे आगे 120 मीटर तक कम नहीं है, यानी 120 मीटर का सिग्नल ओवरलैप होता है। इससे रोक सिग्नल को ऑफ करने हेतु क्लियर किया जाता है। अब बात करते हैं प्रवेश प्रकाशन। क्या है प्रवेश प्रकाशन? प्रवेश प्रकाशन, तो ये शब्द है हमारा प्रवेश प्रकाशन। इसका अभिप्राय है गाड़ी पहुंचने पर स्वतः नियंत्रित सिग्नलों के प्रकाशन की व्यवस्था है। प्रवेश प्रकाशन, जब गाड़ी पहुंचती है तो स्वतः नियंत्रित जो सिग्नल हैं,
स्वतः नियंत्रित सिग्नलों के प्रकाशन की व्यवस्था से है प्रवेश प्रकाशन। सहायक नियम क्या है? सहायक नियम मध्य रेल पर प्रवेश प्रकाशित सिग्नलों की व्यवस्था नहीं है। तो जो भी हमारा सहायक नियम है, सहायक नियम मध्य रेलवे पर प्रवेश प्रकाशित नियमों की व्यवस्था से नहीं है। फिर अनुमोदित विशेष अनुदेश क्या है? अनुमोदित विशेष अनुदेश। तो अनुमोदित विशेष अनुदेश की हम बात करते हैं। इसका अभिप्राय रेल संरक्षा आयोग के द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश से है। तो अनुमोदित विशेष अनुदेश है। अनुमोदित विशेष अनुदेश किससे है? इसका अभिप्राय है रेल संरक्षा आयोग के द्वारा अनुमोदित रेल संरक्षा आयोग का। तो रेल संरक्षा आयोग के द्वारा निर्धारित विशेष अनुदेश से है अनुमोदित विशेष अनुदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है प्राधिकृत अधिकारी। क्या है? प्राधिकृत अधिकारी। प्राधिकृत अधिकारी क्या है? तो प्राधिकृत अधिकारी की बात करते हैं। प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश के द्वारा। तो प्राधिकृत अधिकारी की बात करें, प्राधिकृत अधिकारी क्या होता है? रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश के द्वारा। रेल प्रशासन का जो साधारण या फिर विशेष आदेश के द्वारा, विशेष आदेश, जब रेल प्रशासन साधारण आदेश से या फिर विशेष आदेश के द्वारा नाम से या पद के आधार पर, किस पर? नाम से या फिर पद के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए, नाम से या पदनाम के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से है। सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से। तो हम क्या कह सकते हैं प्राधिकृत अधिकारी की परिभाषा? प्राधिकृत अधिकारी की परिभाषा हम कह सकते हैं कि प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश के द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर, नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से है। अब बात करते हैं हम महाप्रबंधक। किसकी बात करते हैं? महाप्रबंधक। महाप्रबंधक क्या होता है? महाप्रबंधक के द्वारा प्रधान मुख्य परिचालन, यानी जो महाप्रबंधक होता है जीएम, तो जीएम के द्वारा पीसीयूएम प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक को विशेष आदेश के द्वारा उनके नाम से प्राधिकृत किया गया है। वे रेल अधिनियम 1989 के 24वें भाग की धारा 60 व 87 जिसकी उपधारा है वो 2 है, अभी 1 नहीं है, तो जिसकी उपधारा 2 के अंतर्गत है उन्हें इस नियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि महाप्रबंधक के द्वारा पीसीयूएम प्रबंधक को या पीसीयूएम जो प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक को विशेष आदेश के द्वारा उनके नाम से प्राधिकृत किया गया है और वे रेल अधिनियम 1989 की धारा 60 और 87 की उपधारा 2 के अंतर्गत हैं और उन्हें इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक की सहायक ही जो पीसीयूएम है, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, यही सहायक नियम बनाने और बदलने के लिए प्राधिकृत हैं। सहायक नियम बनाने के लिए और सहायक नियम बदलने के लिए ये प्राधिकृत हैं। सभी सहायक नियम सामान्य नियमों के अनुरूप ही होते हैं। जो भी हमारे सहायक नियम हैं वो सामान्य नियमों के अनुरूप ही होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रस्थान प्राधिकार। प्रस्थान प्राधिकार क्या है? प्रस्थान प्राधिकार। तो प्रस्थान प्राधिकार की बात करें, प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए गए अधिकार से है। तो कोई भी गाड़ी है,
किसी गाड़ी के लोको पायलट को। तो प्रस्थान प्राधिकार होता है हमारा, प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ में ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए गए अधिकार से है, ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए। तो प्रस्थान प्राधिकार की परिभाषा को हम कह सकते हैं कि प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय है संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिए गए प्राधिकार पत्र से है। अब दोहरी लाइन पर हम देखते हैं, दोहरी लाइन पर प्राधिकार पत्र क्या होता है। दोहरी लाइन पर हम देखें कि दोहरी लाइन का प्रस्थान प्राधिकार अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ करना है, लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ कर देते हैं, इसका मतलब प्रस्थान प्राधिकार मिल गया है। तो दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना है। यदि अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करना मान लीजिए संभव नहीं है तो हम क्या देंगे, अगर और अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं है तो T3693V दिया जाएगा, जिस पर अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर में लिखा हुआ प्राइवेट नंबर भी लिखा जाएगा और लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। अब इसी में हम देखते हैं प्रस्थान प्राधिकार के रूप में ही इकहरी लाइन पर क्या देखते हैं, इकहरी लाइन, इकहरी लाइन। तो इकहरी लाइन की बात करें जहां टोकन वाले ब्लॉक उपकरण लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, टोकन वाले ब्लॉक उपकरण। तो जहां पर टोकन वाले ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां टोकन का मिलना प्रस्थान प्राधिकार है। जहाँ टोकन वाले उपकरण लगे हुए हैं वहाँ पर टोकन का मिलना हमारा प्रस्थान प्राधिकार है। यदि टोकन वाले उपकरण से टोकन निकालना मान लीजिए संभव नहीं है तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, यहाँ पर पेपर लाइन क्लियर टिकट TC 1425 अप डायरेक्शन का जा रहे हैं तो अप दिशा के लिए, और अगर डाउन डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दिया जाएगा TD 1425 डाउन डायरेक्शन के लिए, प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं, ऐसे ब्लॉक उपकरण लगे हुए हैं जिनमें टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं तो ट्रैक सर्किट एक्सेल काउंटर से लाइन क्लियर लिया जाएगा। टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे होंगे तो किससे लाइन क्लियर लिया जाएगा, यहाँ पर ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर से, ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर से यहाँ पर लाइन क्लियर लिया जाएगा, लाइन क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं या ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर से यहाँ पर लाइन क्लियर लिया जाएगा, जहाँ पर भी टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहाँ पर प्रस्थान प्राधिकार अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना है। यहाँ पर टोकन लेस उपकरण लगे हुए हैं वहाँ पर प्रस्थान प्राधिकार क्या है, लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ करना है या ऑफ होना है। यदि लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं है तो पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पेपर लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारे पास में वो है जहाँ किसी भी प्रकार के ब्लॉक उपकरण नहीं लगे हैं। ब्लॉक उपकरण मान लीजिए ना तो टोकन लेस है ना टोकन वाले ब्लॉक उपकरण है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के ब्लॉक उपकरण नहीं लगे हैं, लोको पायलट को TC 1425 और अप दिशा की गाड़ी है तो उसको दिया जाएगा TD 1425 डाउन दिशा की गाड़ी के लिए, TD 1425 अप दिशा की गाड़ी के लिए TC 1425 प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जाएगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि दोहरी लाइन पर टोकन वाले उपकरण नहीं होते हैं। जो भी दोहरी लाइन होगी तो दोहरी लाइन पर टोकन वाले उपकरण नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सेल काउंटर की। एक्सेल काउंटर, एक्सेल काउंटर क्या है, तो एक्सेल काउंटर हम देखें, एक्सेल काउंटर का अभिप्राय रेल पथ पर दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र से है। तो दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र से है एक्सेल काउंटर का अभिप्राय। दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र से है
जो उसके बीच आने और जाने वाले एक्सल की गणना के द्वारा यह सिद्ध करता है कि दो स्थानों के बीच में रेल पथ खाली है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई चक्का गया अंदर, जैसे 10 डिब्बे की गाड़ी गई अंदर और इधर से 9 डिब्बे की निकली, तो एक डिब्बा अंदर रह जाएगा। यहाँ से तो ये काउंट करेगा कि भाई 50 डिब्बे अंदर गए, 50 एक्सल अंदर गए हैं। एक्सल क्या होता है, जैसे दो हमारे पहिए लगे होते हैं उनके बीच के बीच में, तो इन एक्सलों को काउंट करता है। यहाँ से तो ये चेक करेगा कि 50 एक्सल अंदर गए हैं, यहाँ से ये शो करेगा कि 48 एक्सल ही गए हैं, निकले हैं बाहर, तो ये लाइन क्लियर नहीं देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है एक्सल काउंटर में कि एक्सल काउंटर का अभिप्राय है दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे विद्युत यंत्र से है जिसके बीच में आने और जाने वाले एक्सलों की गणना की जाती है। अगर आने वाले जाने वाले के बराबर हैं तो इसका मतलब लाइन क्लियर दिया जाएगा, रेल पथ हमारा खाली है, भरा हुआ नहीं है। फिर है ब्लॉक बैग। अगला पॉइंट है हमारा ब्लॉक बैग। ब्लॉक बैग क्या होता है? ब्लॉक बैग, तो ब्लॉक बैग में हम देखें, ब्लॉक बैग का अभिप्राय दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को, दोहरी लाइन पर हम क्या करते हैं, ये स्टेशन है और यहाँ पर गाड़ी का ब्लॉक बैग लिया जा रहा है, तो पिछले ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक बैग लिया जाएगा दोहरी लाइन पर। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक बैग का अभिप्राय दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को, और मान लीजिए इकहरी लाइन है, इकहरी लाइन पर अगले और पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को, जैसे यहाँ पर गाड़ी खड़ी है तो अगले और पिछले दो, इकहरी लाइन पर तो अगले और पिछले दोनों ओर के निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को, और दोहरी लाइन है तो पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को। यहाँ पर क्या दिया जाएगा, ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक बैग का क्या है, ब्लॉक बैग का अभिप्राय है दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को, दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को, और इकहरी लाइन पर अगले और पिछले दोनों ओर के निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को किसी ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। फिर बात करते हैं ब्लॉक फॉरवर्ड की। ब्लॉक फॉरवर्ड, ब्लॉक फॉरवर्ड में क्या होता है, इसका अभिप्राय है दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को, तो यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ पर भी स्टेशन है, तो इसमें अगले को टारगेट करता है, ब्लॉक बैग में बैग पीछे वाले को टारगेट करता है। तो ब्लॉक फॉरवर्ड का अभिप्राय है दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह सूचना देने से है कि आगे का सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है या फिर खराब, अवरुद्ध होने वाला है या अवरुद्ध है। अब बात करते हैं ब्लॉक सेक्शन की। ब्लॉक सेक्शन क्या होता है, ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन, तो ब्लॉक सेक्शन की बात करें, ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय है दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर मिले बिना कोई परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। तो लाइन क्लियर ले बिना ब्लॉक सेक्शन में कोई भी गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे कि हमारा इधर से जो स्टेशन है वो है हमारा एक स्टेशन है, इसका सिग्नल है यहाँ पर लास्ट स्टॉप सिग्नल, तो ये हमारा लास्ट स्टॉप सिग्नल। और इधर हम देखें यहाँ पर परमिसिव होगा, परमिसिव, और यहाँ पर हम देखें कि ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होगा अगले स्टेशन का, तो ये अगले स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है और विथ रूट इंडिकेटर है। इसी तरीके से हम इधर से आते हैं गाड़ी लेके, तो इधर से हम आए हैं, तो जैसे भी आएंगे हम इधर से अगर आए हैं तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर इधर से आएंगे तो ये लास्ट स्टॉप सिग्नल होगा, यहाँ पर लास्ट स्टॉप सिग्नल क्योंकि फेसिंग पॉइंट खत्म हो रहे हैं। अगर हम इधर से गाड़ी लाएंगे तो हमारा ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होगा, पहला पॉइंट, यानी सिग्नल को निकलते फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, और इधर लास्ट स्टॉप सिग्नल होगा, इस पॉइंट पर लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय
दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उत्खंड से हैं। किससे? परिचालित लाइन के उत्खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर मिले बिना कोई भी परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच में परिचालित लाइन के उस खंड से है। तो किसके बीच में है? दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच, दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित यानी चलने वाली उस लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लियर लिए बिना हम गाड़ी का संचालन नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण। केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण। केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण क्या है ये? तो केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण हम देखें, इसका अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें उस मार्ग पर जहां यह प्रणाली लागू है गाड़ियों का संचालन किसी दूरवर्ती निर्दिष्ट स्थान से नियंत्रित स्थावर फिक्स्ड सिग्नलों के द्वारा गाड़ियों को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? फिक्स्ड सिग्नलों के द्वारा। तो हम कह सकते हैं केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण का अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें उस मार्ग पर जहां यह प्रणाली लागू है गाड़ियों का संचालन किसी दूरवर्ती निर्दिष्ट स्थान से नियंत्रित स्थावर सिग्नलों के द्वारा शासित होता है। दूसरा पॉइंट है केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक। केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक। नियंत्रण परिचालक क्या होता है? तो केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक में हम देखें इसका अभिप्राय ड्यूटी पर तैनात उस व्यक्ति से है। किससे है? इसका अभिप्राय ड्यूटी पर तैनात उस व्यक्ति से है जो केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण में गाड़ियों के संचालन के लिए उस समय जिम्मेदार है। क्या है? जिम्मेदार है। तो हम कह सकते हैं इसका अभिप्राय ड्यूटी पर तैनात उस व्यक्ति से है जो केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण में गाड़ियों के संचालन के लिए उस समय जिम्मेदार है। फिर है मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त यानी DRM। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त DRM नहीं होता है, वो CRS होता है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, DRM होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त यानी CRS, इसका अभिप्राय ऐसे निरीक्षक से है जो अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यों के पालन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो ये मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त है। ये तो मेन मुख्य प्रिंसिपल रेल सेफ्टी ऑफिसर। तो चीफ रेलवे कमिश्नर होता है CRS। चीफ रेलवे सेफ्टी ऑफिसर उसी के अकॉर्डिंग हमने दिया है ये कि मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ऐसे निरीक्षक से है जो अधिनियम के अधीन, किसके अधीन? अधिनियम के अधीन, अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यों के पालन के लिए नियुक्त किए गए हैं। इनके अंतर्गत रेल संरक्षा आयुक्त भी आते हैं। दूसरा हम देखें सक्षम रेल सेवक। क्या है? सक्षम रेल सेवक। तो सक्षम रेल सेवक क्या है? सक्षम रेल सेवक का अभिप्राय उस रेल सेवक से है जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों का उत्तरदायित्व उठाने, जो उस रेल सेवक को कर्तव्य सौंपे गए हैं तो जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों का उत्तरदायित्व उठाने तथा उनके पालन के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं
सक्षम रेल सेवक का अभिप्राय उस रेल सेवक से है जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों का उत्तरदायित्व उठाने और उनके पालन के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त करता है। जो उनको पालन करने के लिए जो निर्धारित योग्यता चाहिए वो उसने प्राप्त कर रखी है, कर्तव्यों का उत्तरदायित्व उठाने के लिए वो सक्षम है। फिर हम देखते हैं संयोजक यानी कनेक्शन। संयोजक क्या है? संयोजक का अभिप्राय जब उसका प्रयोग परिचालित लाइन के संदर्भ में किया जाता है। संयोजक का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? परिचालित लाइन। तो जब संयोजक को परिचालित लाइन के संदर्भ में किया जाए तो उन कांटों एवं कैंची या अन्य साधनों से है जो परिचालित लाइन को अन्य लाइनों से जोड़ने के लिए या उसे पार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर बात करते हैं नियंत्रक की। नियंत्रक क्या है? नियंत्रक या कंट्रोलर जो है वो हम देखते हैं। तो नियंत्रक में है कंट्रोलर में। कंट्रोलर इसका अभिप्राय ड्यूटी पर उस रेल सेवक से है। नियंत्रक या रेल सेवक, तो इसका अभिप्राय ड्यूटी पर उस रेल सेवक से है जो उस समय रेल के संभाषण संचार प्रणाली से सुसज्जित भाग पर यातायात के संचालन के लिए जो जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार, तो हम बात करें कंट्रोलर का अभिप्राय है ड्यूटी पर उस रेल सेवक से है जो उस समय रेल के संभाषण संचार प्रणाली यानी स्पीच कम्युनिकेशन सिस्टम से सुसज्जित भाग पर स्पीच कम्युनिकेशन सिस्टम SCS स्पीच कम्युनिकेशन सिस्टम से सुसज्जित भाग पर यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। दिन क्या होता है? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का समय है वो दिन कहलाता है। रात क्या होता है? बाकी का जो समय रात हो गया हमारा। फिर यातायात की दिशा। यातायात की दिशा क्या है? यातायात की दिशा, तो यातायात की दिशा में हम बात करते हैं कि दोहरी लाइन पर उस दिशा से है। यातायात की दिशा का तात्पर्य क्या है? दोहरी लाइन पर उस दिशा से है जिस दिशा में लाइन पर सिग्नल लगे हैं। तो दोहरी लाइन पर उस दिशा से है जिस दिशा में लाइन पर सिग्नल लगे हैं। लाइन पर सिग्नल, उस दिशा में यातायात किया जाएगा। दूसरा, एक गहरी लाइन पर उस निर्धारित दिशा से है जिस दिशा में संचालन पद्धति के अधीन गाड़ियां चलाने की अनुमति है। संचालन पद्धति के अधीन, तो जिस दिशा में संचालन पद्धति के अधीन गाड़ियां चलाने की अनुमति है वो होगी हमारी गहरी लाइन पर यातायात की दिशा। तो गहरी लाइन पर उस समय निर्धारित दिशा से है जिस दिशा में संचालन पद्धति के अधीन गाड़ियां चलाने की अनुमति है। फिर है लोको पायलट का बारे में हम देखें। लोको पायलट क्या है? लोको पायलट, तो लोको पायलट का अभिप्राय इंजन लोको पायलट या अन्य रेल सेवक से है जो उस समय गाड़ी चलाने का कार्यभारी है। क्या है? गाड़ी चलाने का कार्यभारी। तो हम कह सकते हैं लोको पायलट का अभिप्राय इंजन लोको पायलट या किसी अन्य रेल सेवक से है जो उस समय गाड़ी चलाने का कार्यभारी है। दूसरा हम देखें, जो टावर वैगन ड्राइव करता है। कौन? जो टावर वैगन ड्राइव करता है उसे टावर वैगन ड्राइवर के पदनाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? टावर वैगन ड्राइवर। और जो ट्रैक मशीन ड्राइव करता है, ट्रैक मशीन, उसे ट्रैक मशीन प्रभारी के नाम से जाना जाता है। और जो रेल सह रोड वाहन ड्राइव करता है, रेल सह रोड, तो जो रेल सह रोड वाहन ड्राइव करता है उसे ड्राइवर रेल सह रोड वाहन के पदनाम से जाना जाता है। फिर विद्युत संचार यंत्र की बात करें। विद्युत संचार यंत्र क्या है? विद्युत संचार यंत्र, तो विद्युत संचार जो यंत्र है वो है हमारा टेलीफोन। टेलीफोन हमारा विद्युत संचार यंत्र के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं सम्मुख और अनुमुख कांटे, फेसिंग एंड ट्रेलिंग पॉइंट।
सम्मुख एवं उन्मुख कांटे क्या है? तो कांटों पर चलते समय गाड़ी या वाहन की जो दिशा होती है उसी के अनुसार कांटे हमारे सम्मुख या उन्मुख कहलाते हैं। तो गाड़ी की दिशा पर डिपेंड करता है कि कोई कांटा सम्मुख है या उन्मुख। सभी कांटों के प्रचालन से इनकी ओर आती हुई गाड़ी अपनी लाइन से सीधे दूसरी लाइन पर भेजी जा सकती है, वे सम्मुख कांटे कहलाते हैं। यानी ऐसा कांटा, ऐसा पॉइंट जो गाड़ी की दिशा को बदल सकता है या बदलने की क्षमता रखता है, वो हमारा कहलाता है फेसिंग पॉइंट। और जो बदल नहीं सकता या बदलने की क्षमता नहीं रखता है उसे हम कहते हैं ट्रेलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं स्थावर सिग्नल या फिक्स्ड सिग्नल। क्या है? फिक्स्ड सिग्नल। तो फिक्स्ड सिग्नल की बात करें, फिक्स्ड सिग्नल का अभिप्राय क्या है? फिक्स्ड सिग्नल का अभिप्राय निर्धारित स्थान पर लगे हुए ऐसे सिग्नल से है। निर्धारित स्थान पर लगे हुए ऐसे सिग्नल से है जो गाड़ी संचालन पर प्रभाव पड़ने वाली सूचना दे। क्या दे? गाड़ी संचालन पर प्रभाव पड़ने वाली सूचना दे। इसके अंतर्गत दिन में प्रयोग की जाने वाली यहाँ पर सेमाफोर बुझा या चक्री या स्थावर बत्ती, या रात में प्रयोग की जाने वाली स्थावर बत्ती भी होती है। रंगीन बत्ती वाले सिग्नल, जैसे रंगीन रोशनी वाले सिग्नल हैं, वो स्थावर सिग्नल होते हैं, फिक्स्ड सिग्नल होते हैं। रंगीन रोशनी वाला सिग्नल वह सिग्नल है जो दिन रात दोनों समय एक रंगीन रोशनी दिखाता है। तो फिक्स्ड सिग्नल हमारे क्या करते हैं? फिक्स्ड सिग्नल निर्धारित स्थान पर लगे हुए ऐसे सिग्नल होते हैं जो गाड़ी संचालन पर प्रभाव पड़ने वाली सूचना देते हैं, यानी इनके आधार पर गाड़ी के संचालन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें, अगला पॉइंट है हमारे पास में उल्लंघन चिन्ह। क्या है उल्लंघन चिन्ह? उल्लंघन चिन्ह फॉलोइंग पॉइंट है। इसका अभिप्राय उस चिन्ह से है जहां दो लाइनों को एक दूसरे को पार करने या मिलाने के कारण बीच के निर्धारित मानक आयाम यानी स्टैंडर्ड डायमेंशन का उल्लंघन होता है। किसका? स्टैंडर्ड डायमेंशन का। स्टैंडर्ड डायमेंशन यानी दो लाइनें हैं, दो लाइनें जहाँ पर कटती हैं, ये दो लाइनें हैं जहाँ पर कट रही हैं, या तो फेसिंग पॉइंट हो या ट्रेलिंग पॉइंट हो, इस तरीके से। तो जिस पॉइंट पर कटती हैं, जैसे यहाँ पर है, इस पॉइंट पर हम फॉलिंग पॉइंट दे देंगे, तो हम कह सकते हैं कि फॉलिंग पॉइंट का अभिप्राय उस चिन्ह से है जहाँ दो लाइनें एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण या बीच के निर्धारित मानक स्टैंडर्ड डायमेंशन का उल्लंघन करता हो। अब बात करते हैं गैंगमैन की। गैंगमैन क्या है? तो यहाँ पर हम फॉलिंग पॉइंट और उन्मुख कांटे और सम्मुख कांटे देख लेते हैं किस तरीके के होते हैं। जैसे फेसिंग, ये हमारी क्या है? लाइन है। अब इस लाइन में अगर एक पॉइंट आकर के इस तरीके से इधर से एक लाइन आ रही है, इधर से लाइन आकर के इसमें जुड़ जाती है, तो इधर से अगर गाड़ी आएगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फेसिंग पॉइंट कहलाएगा। और अगर इधर से गाड़ी आएगी तो यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेलिंग पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गैंगमैन। गैंगमैन क्या है? इसका अभिप्राय रेल पथ या उससे संबंधित काम पर नियुक्त रेल सेवक से है। रेल पथ या फिर उससे संबंधित काम पर नियुक्त रेल सेवक, उससे है हमारा गैंगमैन का अभिप्राय। फिर है गैंगमेट। क्या है? गैंगमेंट। गैंगमेंट क्या है? गैंगमेंट का अभिप्राय है रेल पथ या उससे संबंधित काम पर लगाए गए कर्मचारी के गैंग के कार्यभारी व्यक्ति से है। जो गैंग का कार्यभारी है उससे हमारा गैंगमेट का अभिप्राय है। तो हम कह सकते हैं गैंगमेट का अभिप्राय रेल पथ या उससे संबंधित काम पर लगाए गए कर्मगारों के गैंग का जो कार्यभारी होता है वो होता है गैंगमेट। फिर है फाटक वाला। फाटक वाला क्या होता है?
इसका अभिप्राय फाटक के परिचालन के लिए जो संपार पर नियुक्त होता है उसे हम बोलते हैं फाटक वाला। एक होती है मालगाड़ी। मालगाड़ी क्या होती है? मालगाड़ी का अभिप्राय है मटेरियल ट्रेन से भिन्न होती है मालगाड़ी हमारी। मटेरियल ट्रेन से भिन्न यानी हमारी सामग्री गाड़ी से भिन्न होती है ऐसी गाड़ी जिसका उद्देश्य केवल पशु अथवा माल ढोना है। इसका उद्देश्य क्या है? केवल पशु अथवा माल ढोना, वो कहलाती है हमारी मालगाड़ी। फिर है गार्ड क्या है? गार्ड का अभिप्राय क्या है? ऐसे रेल कर्मचारी से है जो गाड़ी का क्या होता है? प्रभारी होता है। तो गाड़ी हमारी गाड़ी का प्रभारी होता है। इसके अंतर्गत हमारे सहायक गार्ड आते हैं। कोई भी ऐसा रेल सेवक जो उस समय गार्ड की ड्यूटी निभा रहा है वो गार्ड के अंदर ही आएगा। फिर है रेलपथ या निर्माण निरीक्षक। रेलपथ निरीक्षक बोल सकते हैं या फिर निर्माण निरीक्षक भी हम बोल सकते हैं। निर्माण निरीक्षक क्या है ये? तो इसका अभिप्राय है रेलपथ, कांटे और सिग्नल, पुल या उससे संबंधित निर्माण कार्य के निर्माण और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार किसी निरीक्षक या सहायक निरीक्षक से है। तो हम कह सकते हैं रेलपथ या निर्माण निरीक्षक का अभिप्राय क्या है? रेलपथ या निर्माण निरीक्षक का अभिप्राय है रेलपथ, कांटे, सिग्नल। रेलपथ, कांटे और सिग्नल। रेलपथ, कांटे और सिग्नल है पुल और उसकी संबंधित निर्माण कार्य के निर्माण और रक्षण के लिए जिम्मेदार किसी निरीक्षक से है। कार्य निरीक्षक एवं अन्य तकनीकी पर्यवेक्षकों को कनिष्ठ अभियंता ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के द्वारा पदनामित किया जाता है। फिर है अंतरपासन यानी अंतरपासन है इंटरलॉकिंग। अंतःपासन क्या है? अंतःपासन में हम देखें इंटरलॉकिंग, इसका अभिप्राय क्या है? अंतरपासन इंटरलॉकिंग इसका अभिप्राय है पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नल। पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नल। तो अंतरपासन हो गया हमारा। अंतरपासन का अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नल, कांटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक पासन, विद्युत पासन और दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रखे कि उसका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर के क्या कर सके? संरक्षा को सुनिश्चित कर सके। हम कह सकते हैं इंटरपासन यानी इंटरलॉकिंग है, इसका अभिप्राय है पैनल से ऑपरेट होती है इंटरलॉकिंग या फिर लीवर के द्वारा ऑपरेट होगी। पैनल या लीवर। तो जैसे इंटरलॉकिंग हो रहा है हमारा, ये सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ है। अगर ये सिग्नल इसके साथ में इंटरलॉक है तो अगर हम ए सिग्नल बी सिग्नल के साथ में इंटरलॉक है तो जैसे बी में अगर कुछ चेंज करते हैं तो ए सिग्नल में भी चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से इंटरलॉकिंग है संरक्षा के लिए सुनिश्चित की जाती है। अब हम बात करें वो है मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट, जो IVS है। मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट। मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट क्या है? ये मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट। तो मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट से अभिप्राय है एक गहरी लाइन या दोहरी लाइन या फिर बहुलाइन का सी वर्ग का ऐसा स्टेशन है। ये कैसा? सी वर्ग का यानी सी क्लास का ऐसा स्टेशन है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले ब्लॉक स्टेशन से होता है। तो इसका नियंत्रण किससे होता है? पिछले ब्लॉक स्टेशन से होता है। ब्लॉक स्टेशन से। फिर है मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग IVS। ये तो IVS पोस्ट है, मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट है। ये है मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग हम देखते हैं कि इसका अभिप्राय मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग जैसे एक गहरी लाइन हो सकता है या डबल लाइन भी हो सकता है या बहु लाइन भी हो सकता है। इसका एक मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के द्वारा किसी लंबे ब्लॉक सेक्शन को, तो मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास में एक लंबा ब्लॉक सेक्शन है, इस लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर IV लगा दिया, तो ये लंबा ब्लॉक सेक्शन है, इसको दो भागों में बांट दिया है।
और उन्हें अलग अलग ब्लॉक सेक्शन बना दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था में क्या होगा, ऐसी व्यवस्था में मान लीजिए एक गहरी लाइन है, एक गहरी लाइन, तो ऐसी व्यवस्था में एक गहरी लाइन पर मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच के लाइन को दो उप सेक्शनों में विभाजित किया जाता है। पहला सेक्शन है जिसे हम स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, स्टेशन नियंत्रित, तो इसे हम कहते हैं स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन। और आईवीएस के आगे वाला जो ब्लॉक है, यानी आईवीएस के आगे वाले ब्लॉक स्टेशन के, आईवीएस के आगे जो यहाँ पर एक ब्लॉक स्टेशन होगा आगे, तो आईवीएस के आगे ब्लॉक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक, इसके सेक्शन को हम कहते हैं क्या, ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट। इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्लॉक नियंत्रित, तो हम कहेंगे ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती सिग्नल, मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन इसको कहा जाता है, ब्लॉक सेक्शन। अब हम बात करते हैं पृथक्करण। किसकी बात करते हैं, पृथक्करण की। पृथक्करण, पृथक्करण क्या है, पृथक्करण का अभिप्राय किसी लाइन को कांटे और अन्य अनुमोदित साधनों के द्वारा अन्य संबंध लाइन और लाइनों पर अवरोध के संकट से बचाने के लिए पृथक करने की व्यवस्था से है। तो पृथक्करण के हमारे साधन क्या है, तो पृथक्करण मतलब अलग करना, एक तरीके से अलग करना। तो हम कह सकते हैं पृथक्करण का अभिप्राय है किसी लाइन को कांटे या अन्य अनुमोदित साधनों के द्वारा अन्य संबंध लाइन या लाइनों पर अवरोध के संकट से बचाने के लिए पृथक करने की व्यवस्था से है। पृथक्करण के साधन है, पहला है हमारा सैंड हम्प, सैंड हम्प। दूसरा है डी रेलिंग स्विच, क्या है, डी रेलिंग स्विच। तीसरा है हमारा लॉन्ग डेड एंड साइडिंग, तीसरा है हमारा लॉन्ग डेड एंड साइडिंग। चौथा पॉइंट है हमारा वो है शॉर्ट डेड एंड साइडिंग, क्या है, शॉर्ट डेड एंड साइडिंग। पॉइंट है हमारा वो है स्कॉच ब्लॉक, स्कॉच ब्लॉक। ये हमारे 5 पृथक्करण के साधन हैं, सैंड हम्प, डीरेलिंग स्विच, लॉन्ग डेड एंड साइडिंग। और तब सैंड हम्प कैसे होता है, सैंड हम्प जैसे 2 पटरियाँ इस तरीके से जा रही हैं, आगे जा कर के इस तरीके से एक सैंड हम्प लगा होता है, वो हो जाएगा हमारा सैंड हम्प। सैंड हम्प में थोड़ा सा ये ऊंचा हो जाएगी, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, ये सैंड हम्प होता है। इस तरीके से जो लगाते हैं, 2 पटरियाँ हैं, आगे ऊपर इस तरीके से जो डंडा लगाते हैं, अगर वो शॉर्ट दूरी पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा शॉर्ट डेड एंड साइडिंग। अगर लंबी दूरी पर लगा रहे हैं इस तरीके से ले जाकर तो वो हो जाएगा लॉन्ग डेड एंड साइडिंग। और एक डीरेलिंग स्विच होता है, इस तरीके से पटरी से आगे यहाँ पर इस तरीके से डीरेल करने के लिए लगाया जाता है, तो डीरेलिंग स्विच कहलाएगा अलग से। और एक स्कॉच ब्लॉक होता है जो पटरी को पूरा कब्जा कर लेता है इस तरीके से, वो कहलाता है हमारा स्कॉच ब्लॉक। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, डीरेलिंग स्विच सिग्नल ओवरलैप का साधन नहीं है। जो भी हमारा डीरेलिंग स्विच होगा इतना सा, ये सिग्नल ओवरलैप का साधन नहीं है। जबकि सैंड हम्प जो है लॉन्ग डेड एंड साइडिंग है, शॉर्ट डेड एंड साइडिंग है, ये सिग्नल ओवरलैप लंबाई के बराबर होने पर ये सिग्नल ओवरलैप का साधन है। अगर इनकी लंबाई सिग्नल ओवरलैप के बराबर है तो ये सिग्नल ओवरलैप का साधन माने जाएंगे।